आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन पर। तो उपभोक्ता का संतुलन उदासीनता वक्रों की सहायता से, जिसे उपयोगिता उपभोक्ता का जो संतुलन है उपयोगिता अधिकतमकरण की विधि की बात हम कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियोज में उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक जो टूल थे, एक तो कीमत रेखा और एक उदासीनता मानचित्र, इन दोनों का अध्ययन कर लिया है। देखिए, उपभोक्ता संतुलन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो जैसा मैं बता रहा था कि इंडिफरेंस मैप, कई सारे उदासीनता वक्र हों, ये हमें चाहिए। दूसरा, एक कीमत रेखा चाहिए। ठीक है, ये जब हमारे पास हों तो हम उपभोक्ता संतुलन को समझा सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता संतुलन को समझाने के लिए उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में और उपभोक्ता संतुलन के लिए कुछ मान्यताओं की आवश्यकता होती है। उन मान्यताओं को अभी मैं इसके बाद में लूँगा। यहाँ देखिए, बजट रेखा क्या होती है। आपको पता है कि बजट रेखा उपभोक्ता के आमदनी और वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं या बाजार में प्रचलित कीमतों पर उपभोक्ता की दी हुई आमदनी पर जो वो वस्तुएं खरीदने में सक्षम है, वो जो उसे प्राप्य हैं वस्तुओं के संयोग, उनको दर्शाती है। और उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान रहता है। ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए, एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु ली। ठीक है, अब हम बजट रेखा और उदासीनता मानचित्र, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं। पहले तो हमने अलग अलग पढ़ लिया, अब इनको एक साथ लेंगे और इनकी सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाएंगे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पीएल बजट रेखा है, उपभोक्ता की बजट सीमाओं को दर्शा रही है। और IC1, IC2, IC3 ये उदासीनता वक्र हैं। सबसे अधिक संतुष्टि के स्तर को ये थर्ड इंडिफरेंस कर्व बता रहा है, लेकिन ये तो उसे प्राप्य नहीं है क्योंकि ये तो बजट रेखा से बाहर का हो गया। IC2 और IC1 वो उसे प्राप्य हैं। अब देखते हैं कि उपभोक्ता इन वक्रों के में से किस पर संतुलन में होगा और किस जगह होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए देखिए, दो शर्तें होती हैं। अक्सर विद्यार्थी प्रथम शर्त तक रह जाते हैं, उसी तक अपने जो है आंसर को सीमित कर लेते हैं और सेकंड ऑर्डर जो कंडीशन है, द्वितीय क्रम की जो शर्त है उपभोक्ता संतुलन की, उसको या तो बहुत हल्के में लेते हैं या उसको बताते ही नहीं। तो पहली शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें। उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है। संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता का जो उदासीनता वक्र है उसकी कीमत रेखा को स्पर्श करे। अब कहाँ देखिए आप, संतुलन स्पर्श कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। स्पर्श करने का मतलब यह है कि उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। और उदासीनता वक्र का ढाल क्या होता है, आपके ध्यान होगा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x4y जो है उदासीनता वक्र के ढाल को बताती है। और कीमत रेखा का ढाल कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। तो संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, पहली शर्त। अब देखिए, स्पर्श को छोड़ दीजिए, ढाल की बात करें तो ढाल तो उदासीनता वक्र के एस बिंदु पर भी बराबर है कीमत रेखा के, ई बिंदु पर भी और टी बिंदु पर भी, तीन बिंदुओं पर ढाल बराबर है। स्पर्श को अगर आप छोड़ दें एक मिनट के लिए, यहाँ काट रहा है, फर्क ये है बस। लेकिन यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x4y यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या उदासीनता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बिंदु टी पर, बिंदु ई पर और बिंदु एस पर, तीनों बिंदुओं पर उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर है। तो फिर संतुलन का बिंदु
कंफर्म कैसे करोगे? इसके लिए दूसरी शर्त होती है, उसे हम द्वितीय क्रम की शर्त कहते हैं। द्वितीय क्रम की शर्त क्या है, ये देखिए मैंने लिखा है बहुत अच्छे से इस बात को। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा, मतलब संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कीमत उदासीनता वक्र का ढाल है जो कीमत रेखा के ढाल संतुलन बिंदु के आगे, संतुलन बिंदु के आगे की बात करें, चलो वहाँ फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना ही ठीक है। दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे या उन दोनों के ढाल बराबर हो, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा बिंदुओं पर है। तो फिर द्वितीय क्रम की या पर्याप्त शर्त जिसे हम कहेंगे वो ये है, वो आवश्यक शर्त है, ध्यान रहे वो भी जरूरी। ये पहली शर्त तो आवश्यक है लेकिन वो पर्याप्त शर्त है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र इस जगह देखो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये सफिशिएंट कंडीशन है और ये पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उपभोक्ता संतुलन में होगा, अन्यथा उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। ये आपने देख लिया। अब मैं कुछ और बातें बताऊं। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए एक विवेकशील उपभोक्ता की बात करेंगे आप, और एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है, ठीक है। मतलब ये जो डायग्राम बना है या इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तो वहाँ से शुरू करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी निश्चित आमदनी से कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। एक उपभोक्ता संतुलन में होगा यदि, अब फिर आगे आइए, कुछ मान्यताएं हैं उसकी। मान्यताएं क्या क्या हैं कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है, ठीक है, सभी वस्तुएं जो है वो समरूप हैं और पूर्णतया विभाज्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। वस्तुएं परफेक्टली डिविजेबल हैं, पूर्णतया विभाज्य हैं, इसीलिए सतत उदासीनता वक्र मिले हैं हमें। अगर पूरी तरह से विभाज्य नहीं होती तो उस स्थिति में सतत कंटिन्यू जो है इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। इसके अलावा उपभोक्ता की आमदनी निश्चित है और वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें उपभोक्ता के व्यवहार को लेकर हम पहले से ही मान के चलते हैं। एक विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, वह वस्तुओं को एक निश्चित अधिमान क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम है और वस्तुओं का जो उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को जो उपलब्ध वस्तु विकल्पों पर खर्च करता है, ना तो वो बचाता है और ना ही उधार लेता है, पूरी तरह से खर्च करता है। ये सारी मान्यता लेकर जब हम चलते हैं तो वो दो चीज़ें हम एक साथ लेके आते हैं। भाई उपभोक्ता के संतुलन को दो बातें प्रभावित करेंगी। एक तो उसका अधिमान क्रम जो कि इंडिफरेंस मैप या उदासीनता मानचित्रों के माध्यम से हमारे सामने आएगा, और दूसरा है उसको वस्तुओं की खरीदने की क्षमता या उसको उपलब्ध वस्तु संयोग जो उसकी क्षमता में हो, जो कि कीमत रेखा के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये दोनों एक साथ लेके आते हैं हम। तो जिस बिंदु पर कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे वह उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होगा। पहली शर्त है, ये आवश्यक शर्त है, लेकिन ये शर्त एक से ज़्यादा स्थितियों में पूरी हो सकती है। अगर उदासीनता वक्र, ये तो मैंने कॉन्वेक्स लिए हैं तीनों ही, लेकिन अगर कॉनकेव एक उदासीनता वक्र होता यूं तो भी यहाँ पर
स्पर्श कर जाता, क्या तब भी उपभोक्ता संतुलन में होता? जी नहीं। उसके लिए फिर इस शर्त के अनुसार तो जबकि हो जाता, तो उसके लिए फिर हम एक पर्याप्त शर्त जो लेते हैं वो है द्वितीय क्रम की शर्त या पर्याप्त शर्त। वो ये है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। ये दो शर्तें अगर पूरी होती हैं तो उपभोक्ता संतुलन में होगा। इस बात को हमने इस डायग्राम के जरिए दिखाया है। ठीक है, और बाकी इसकी सीमाएं, आलोचनाएं अगर आप लिखना चाहें तो वो फिर आप देख लेना। तो मतलब कंसेप्चुअली जब बात करें हम, तो उपभोक्ता के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उदासीनता वक्रों की सहायता से समझाने की बात है, तो वह ऐसे है। ठीक है, तो ये आपका उपभोक्ता का संतुलन यानी उपयोगिता अधिकतमकरण की स्थिति में उपभोक्ता किस तरह से संतुलन में होगा वो मैंने आपको बताया है। थैंक यू, धन्यवाद।